मुंबई का माफिया अर्नव शेखावत अपनी कार में बैठे हुए खुद से बोला, नफरत है मुझे इस शिमला से, लेकिन आज फिर यहाँ आना ही पड़ा। वो अपने ख्यालों में गुम था कि तभी एक बाइक उसकी कार से टकराई। अर्नव उस बाइक वाले को मारने ही वाला था कि उसने अर्नव को धक्का दिया और एक गोली आकर उस बाइक वाले के हेमलेट पे लगी। अर्नव कुछ समझता उस लड़की ने हेमलेट उतार कर डरते हुए कहा, आखिर कोई मुझे मारना क्यों चाहता है? अर्नव बोला, रिलैक्स, वो गोली तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए थी। ये सुनते ही लड़की ने घबराकर अर्नव को देखा और वहाँ से निकल गई। अर्नव उस लड़की को देखकर बोला, तुमने अर्नव की जान बचाई जो तुम अब मेरी हो, लेकिन जिसने गोली चलाई वो अब किसी का नहीं होगा। आखिर किसने चलाई थी अर्नव पे गोली? क्या नाता है उसका शिमला से? ये लड़की कौन थी जिसे अर्नव पाना चाहता है? और कौन सी मजबूरी खींच लाई है अर्नव को शिमला में? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। करके सब कमरे में चले जाते हैं। आद्रिका के पास उसकी किताबें आ जाती हैं तो वो पढ़ने बैठ जाती है। वहीं अब पैलेस में आद्रिका और जूलिया के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। देवराज स्टडी में बैठा अपनी और जयश्री की शादी की तस्वीरें देख रहा था। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी और आंखों में नमी। तभी वहां से जयश्री गुजरती है। जब वो स्टडी में देवराज को देखती है तो कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ जाती है। देवराज की पीठ उसकी तरफ थी तो वो देख नहीं पाया। जयश्री खामोश कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। जब उसने पीछे से ही देवराज के हाथों में शादी की तस्वीरें देखी तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। जब देवराज को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ तो उसने अपने चेहरे को घुमाया। सामने जयश्री को देख वो झट से खड़ा हुआ। जयश्री उसके ऐसे पलटने से सक पका गई। वो जैसे ही जाने लगी, देवराज ने उसकी बाह खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उस पर अपनी बाहें कस दी। पहले तो जयश्री उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी, लेकिन फिर वो भी पिघल गई। उसने भी उसकी पीठ पर हाथ रख दिए। ये महसूस करते ही देवराज ने बाहें और ज्यादा कस दी। अब जयश्री के आंसू निकल रहे थे उसकी आंखों से। ये आंसू सालों की दूरी, सालों की नाराजगी थे। उसने जो सब कहा, जो सब सहा इतने सालों में, वो सब दर्द, गुस्सा और नाराजगी आज आंसुओं के जरिए निकल रहा था। देवराज ने भी उसे शांत नहीं किया। उसने उसे रोने दिया ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। इतने सालों में जयश्री कभी भी नहीं रोई, लेकिन आज देवराज की बाहों ने उसे कमजोर कर दिया। बीते कल की यादें उभर आई आज। जयश्री का रोना बढ़ता ही जा रहा था और देवराज की भी बाहें जयश्री पर कसती जा रही थी। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे, बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वहीं बाहर खड़ी आद्रिका ये सब देखकर असमंजस में थी। अपनी माँ को किसी और की बाहों में देख उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके कानों से आवाज टकराई, बासारू औरत, मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है तुम्हारी माँ। तुम्हें तो यही सब बताया होगा ना कि तुम यहाँ की राजकुमारी हो, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे। अरे जब बाप ही नहीं है तो कैसी राजकुमारी? बस मेरे पति पर जादू चलाकर खुद को यहाँ की रानी बनाने का सोच रही है। पर यहाँ की रानी मैं हूँ और यहाँ की होने वाली रानी मेरी बेटी आंचल। आद्रिका ने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या खड़ी थी। काव्या वहां से चली गई। आद्रिका के दिमाग में काव्या की बातें घूम रही थी। उसने एक नजर देवराज और जयश्री को एक दूसरे की बाहों में देखा और वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। वहीं दूर से आद्रिका पर अपनी बातों का असर होते हुए देख काव्या मुस्कुरा उठी। उसने खुद से कहा, दोनों माँ बेटी एक जैसी ही है, दोनों को ही अपने जाल में फंसाना बहुत आसान है। इतना बोलकर उसने झटके से अपने बाल पीछे किए और अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ कमरे में आते ही आद्रिका की आंखों के आगे देवराज और जयश्री का सीन आ रहा था और कानों में काव्या की बातें गूंज रही थी। उसने चिल्लाकर अपने कानों पर हाथ रख लिया। वो बाथरूम में भाग गई। उसने 5-6 बार अपना चेहरा पानी से धोया और बाहर आई तो एक नौकरानी आकर बोली, राजकुमारी साहिब, आप ठीक हैं? आद्रिका ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मुझे एक कप कड़क अदरक वाली चाय चाहिए। नौकरानी सिर हिलाकर चली जाती है। आद्रिका अपने बेड पर बैठ गई। वहीं काफी देर रो देने के बाद जयश्री देवराज से अलग हुई। देवराज ने उसका सर सिर्फ अपने सीने से हटाया
उस पर से अपनी बाहें नहीं हटाई। देवराज ने उसके गाल पर आंसुओं को पोंछा और कहा, आपने जितना रोना था रो लिया, अब बस और नहीं। जयश्री बिना कुछ बोले उसकी बाहों से छूटने की नाकाम कोशिशों में लग गई तो देवराज ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा, आप जानती हैं ना कि हमारे बाहों से निकलना कितना मुश्किल है, तो क्यों कोशिश कर रही हैं? ना तो पहले आपको हम अपनी बाहों से निकलने देते थे और ना ही अब निकलने देंगे। जयश्री ने एक नजर देवराज की आंखों में देखा और फिर नजरें झुकाकर कहा, 12 बजने वाले हैं, मुझे आदि को उसके जन्मदिन की मुबारकबाद देनी है। देवराज ने कहा, जरूर दीजिए, लेकिन आज आपसे पहले उनके पिता उन्हें मुबारकबाद देंगे। जयश्री ने बस सर हिला दिया। तभी घड़ी में 12 बजे और घंटा बज गया। दोनों आद्रिका के कमरे की तरफ गए। आद्रिका अभी अभी गहरी नींद के आगोश में गई थी। देवराज ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरा तो आद्रिका की नींद खुल गई। सामने देवराज के साथ जयश्री को देख उसके सामने वापस स्टडी वाला सीन घूम गया। देवराज ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। महादेव करे कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए और अपनी जिंदगी में आप हमेशा खुश रहो। आद्रिका ने बस एक फीकी मुस्कान दी। जयश्री ने फिर आगे बढ़कर उसका माथा चूम कर कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी बेटी, सदा खुश रहिए और तरक्की करते रहिए, हमारी महादेव से यही दुआ है। ये कहकर उसने फिर से उसका माथा चूम लिया। फिर आद्रिका ने कहा, माँ मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। जयश्री ने सिर हिला दिया और दोनों वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर जूलिया के कमरे में काव्या आई थी। उसे विश करने और साथ में केक लाई थी। जूलिया जाग ही रही थी। काव्या ने आगे बढ़कर कहा, हैप्पी बर्थडे राजकुमारी। जूलिया ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, राजा साहेब कहाँ हैं? काव्या ने केक बेड पर रखते हुए कहा, वो आज उस जयश्री की बेटी का भी जन्मदिन है तो उसके साथ उसे विश कर रहे हैं। उन्हें तू छोड़, तू ये केक काट। जयश्री की बेटी ने तो केक भी नहीं काटा। जूलिया ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन उसे उसके बाप ने मुबारकबाद तो दी है ना। ये सुनकर काव्या शांत हो गई। जूलिया ने केक दूसरी तरफ सरका कर कहा, मुझे ये केक नहीं काटना। इतना बोल उसने कंबल से खुद को ढक लिया और लेट गई। काव्या बिना कुछ कहे केक वापस ले गई। अगले दिन पूरे पैलेस में सजावट हो रही थी। जूलिया को भी देवराज ने विश कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जयश्री जैसे ही आद्रिका से बात करना चाहती थी, आद्रिका उन्हें बोलने ही नहीं देती, जिससे साफ दिख रहा था कि वो उसे इग्नोर कर रही है। ये देख काव्या बहुत खुश हुई थी, लेकिन देवराज ये सब देख परेशान हो उठे। जयश्री अपने कमरे में बैठी आद्रिका के व्यवहार के बारे में सोच रही थी। तभी उसका फोन बजा। फोन पर किसी का मैसेज आया था। मैसेज को पढ़कर उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। उसने खुद से कहा, मैं आदि को यहाँ की रानी बनने के लिए नहीं दे सकती, वरना अनर्थ हो जाएगा। शाम 5 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और बार बार अपने फोन की तरफ देख रही थी। तभी उसका फोन बज पड़ा। फोन पर अनु नाम फ्लैश कर रहा था। ये देख आद्रिका ने अपना ईयररिंग टेबल पर रखा और फोन उठाकर कॉल लिया। अर्नव, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। आद्रिका नकली नाराजगी से, अब याद आया आपको? अर्नव सोती हुई सिया को देखते हुए, सॉरी, वो असल में सिया की तबीयत ठीक नहीं थी तो पूरा दिन उसी की देखभाल कर रहा था। अब जाकर उसका बुखार उतरा है और तुम्हें कॉल लगाया है। आद्रिका, क्या सिया ठीक तो है ना? आप जो बाहर खाना खाते हैं ना, उसी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी है। घर का खाना तो आपको पचता नहीं है, खामखा मेरी सिया को बीमार कर दिया। अर्नव अपने शब्दों पर जोर डालते हुए, मेरी सिया, मिस आद्रिका शर्मा, आपका सिर्फ अर्नव सिंह शेखावत है और कोई भी आपका नहीं है, सिया भी नहीं। आद्रिका ने ये सुनकर सर पीट लिया और मन ही मन कहा, महादेव, इतना पॉजिटिव इंसान ही मिला था क्या आपको मेरे लिए? आद्रिका ने फिर अर्नव से कहा, अनु, सिया भी मेरी है और आप भी। अर्नव गुस्से से बोला, नहीं, मैं तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगा, समझी तुम? आद्रिका झल्ला कर बोली, ठीक है। अर्नव शांत होकर बोला, सॉरी, ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया ना? आद्रिका ने सिर्फ कहा। अर्नव ने फिर बात को पलटते हुए कहा, अच्छा, कोई पार्टी वार्टी नहीं है क्या? आद्रिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे काफी अजीब लग रहा है, मतलब ना कोई जान ना कोई पहचान, और यहाँ मैं अपना जन्मदिन मना रही हूँ, काफी अजीब है। अर्नव ने कहा,
कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, वो जूलिया ने कुछ कहा तो नहीं ना तुमसे? आद्रिका ने कहा, नहीं, पर सुबह से ऐसे घूर घूर कर देख रही है जैसे मैंने पता नहीं उसका क्या छीन लिया हो। अर्णव ने कहा, तुम उसे इग्नोर करो। फिर थोड़ी देर बाद बात करके आद्रिका ने फोन काट दिया। कुछ देर बाद वो अच्छे से तैयार हो जाती है। आज वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। देवराज ने उसे ग्रे कलर का ऑफ शोल्डर गाउन दिया जिसमें वो बेइंतहा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसने बालों का एक बहुत खूबसूरत सा बन बनाया हुआ था। गले में उसने एक चेन पहनी हुई थी जो उसे जयश्री ने गिफ्ट की थी। चेन में महादेव का त्रिशूल लटक रहा था। उसने एक नज़र अपने आप को शीशे में देखा और फिर अपनी एक फोटो अर्णव को भेज दी। तभी कमरे में जयश्री आ गई। जयश्री को देख उसने चेहरे को भावहीन कर लिया। जयश्री ने अपनी आंखों से उंगली पर काजल लेकर आद्रिका के कान के पीछे लगाते हुए कहा, किसी की नजर ना लगे मेरी आदि को। आद्रिका ने कुछ नहीं कहा, बस भावहीन चेहरा रखा। ये देख जयश्री ने कहा, क्या हुआ आदि? हम सुबह से देख रहे हैं, आप हमें नजरअंदाज कर रही हैं। आप नाराज हैं क्या हमसे किसी बात पर? आद्रिका ने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ, हमें किसी चीज की कमी है। आद्रिका की आंखों में आंसू जयश्री के दिल पर चुभ रहे थे। उसने प्यार से कहा, ना मेरे बच्चा, लेकिन हुआ क्या? ये सवाल किस लिए? आद्रिका ने कहा, अगर हमें किसी चीज की कमी नहीं है तो ये सब करने की क्या जरूरत है? जयश्री ने असमंजस में कहा, क्या कहना चाहती हो आदि? साफ साफ कहो। आद्रिका ने कहा, साफ साफ तो मैंने आपको कल रात उस आदमी की बाहों में देखा जिनसे आपने हमें दूर रहने को कहा है। क्यों कर रही है ये सब? मुझे नहीं बनना कहीं की रानी, राजकुमारी। मैं शिमला की वही आम लड़की ठीक हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई शान शौकत। उसकी बात सुनकर जयश्री चौंक गई। उसने कहा, आदि, तुम जो कुछ भी सोच रही हो गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। असलियत में तुम ही हो यहाँ की राजकुमारी। और आद्रिका ने उसे टोकते हुए कहा, माँ, नहीं बनना मुझे कोई राजकुमारी या रानी। तभी कमरे में एक नौकरानी आई और उसने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी साहिब, रानी साहिब, आप दोनों को राजा साहिब नीचे बुला रहे हैं। जयश्री सिर हिला देती है। आद्रिका बिना कुछ कहे अपना फोन लेकर बाहर निकल जाती है। जयश्री ने मन ही मन कहा, मुझे जल्द से जल्द आदि के मन की ये गलत फहमी निकालनी होगी, वरना कुछ गलत ना हो जाए। फिर वो बाहर निकल जाती है। सभी मेहमान नीचे आ चुके थे। देवराज सभी से मिल रहा था। काव्या एक जगह जूलिया के साथ खड़ी थी। जूलिया ने भी ग्रे कलर की एक लॉन्ग ड्रेस पहनी थी। उसे भी ये ड्रेस देवराज ने ही दी थी। उसने बालों को खुला छोड़ रखा था। वो भी आज खूबसूरत लग रही थी। आद्रिका को आता देख देवराज उसकी तरफ बढ़ गया। देवराज ने उसके आगे अपना हाथ किया तो आद्रिका ने नजर घुमाकर जयश्री को देखा जो उसे अपना हाथ देवराज के हाथ में देने का इशारा कर रही थी। आद्रिका ने अपना हाथ देवराज के हाथ में दे दिया। देवराज फिर जूलिया के पास गया और उसने दूसरा हाथ उसके आगे किया तो जूलिया ने भी हाथ देवराज के हाथ में दे दिया। फिर देवराज उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर ले गया। अब एक तरफ आद्रिका थी और दूसरी तरफ जूलिया। देवराज ने माइक लिया, खम्मा गढ़ी, आप सब यहाँ आए उसके लिए आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज के दिन मेरी जिंदगी में काफी ज्यादा स्पेशल लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने मेरी जिंदगी ही बदल दी। अगर एक मेरे करीब थी तो दूसरी दूर होकर भी करीब थी। आज उदयपुर की राजकुमारियां, राजकुमारी आद्रिका देवराज सिंह राठौर और राजकुमारी आंचल सिंह राठौर का जन्मदिन है। आप सभी सोच रहे होंगे कि आद्रिका कौन है, तो आप सभी को बता दूं कि आद्रिका मेरी पहली पत्नी जयश्री की बेटी है। वो किसी निजी कारण की वजह से हमसे दूर थी। आंचल को तो आप सभी जानते ही हैं। आप सभी के दिमाग में एक और सवाल होगा और वो ये होगा कि आज तक मैंने अपने परिवार में से किसी का भी जन्मदिन नहीं मनाया, तो आज क्यों? आज कुछ खास है। असल में आज मेरी दोनों राजकुमारी जैसी बेटियां 22 वर्ष की हो चुकी हैं और आज ही उदयपुर की रानी का नाम घोषित होगा। तभी एक आदमी बोला, लेकिन राजा साहिब, रानी कौन होगी क्योंकि दोनों ही एक ही वर्ष की हैं। तभी दूसरा आदमी बोला, और बिना राजा के रानी नहीं बन सकती। बाकी सभी कुछ न कुछ बोलने लगे तो देवराज ने सभी को शांत करते हुए कहा, आप सभी शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि क्या उसूल है रानी और राजा बनने के, और उन्हीं उसूलों पर मेरी बेटियों में से एक बेटी रानी बनेगी।
कुछ पलों का विराम देकर देवराज ने कहा, मैं उदयपुर की रानी की जिम्मेदारी और अपने बिजनेस की जिम्मेदारी देता हूँ आद्रिका सिंह राठौड़ को। आज से और अभी से वो यहाँ की रानी है। ये सुनकर बाकी सब तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन वहीं आद्रिका हैरत भरे भावों के साथ खड़ी अपनी माँ को देख रही थी, जिसके चेहरे पर परेशानी भरे भाव थे। फिर देवराज ने कहा, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बिना राजा की रानी अधूरी है, तो परसों आद्रिका की मंगनी है। आप सभी उसमें शामिल जरूर होइएगा। ये सुनकर आद्रिका को एक और बहुत ही जोर का झटका लगा। वहीं काव्या जल भुन चुकी थी। उसने एक गुस्से से भरी नजर जयश्री पर डाली और वहां से चली गई। आद्रिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी देवराज उसके पास आया। उसके हाथ में एक सोने का ताज था, जिस पर हीरे जड़े हुए थे। देवराज ने वो ताज आद्रिका के सर पर सजा दिया। आद्रिका अभी भी हैरत में थी। पार्टी खत्म हो चुकी थी। आद्रिका जयश्री के रूम में थी। उन दोनों ने अभी तक कपड़े नहीं बदले थे। आद्रिका के चेहरे पर गुस्से भरे भाव थे। उसने कहा, माँ, मुझे किसी से भी कोई शादी वादी नहीं करनी। तभी वहाँ एक रौबदार आवाज आई, रानी है आप यहाँ की, रियासत को संभालने के लिए आपको शादी करनी ही पड़ेगी आद्रिका। आद्रिका ने पीछे मुड़कर देखा तो देवराज को पाया। आद्रिका उसे देख चिढ़ गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, आप कौन होते हैं बोलने वाले कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? आद्रिका के बदले हुए लहजे को देख देवराज हैरान रह गया। उसने सख्ती से कहा, आद्रिका, ये क्या तरीका है भला बड़ों से बात करने का? श्री, आप भी कुछ नहीं कह रही? जयश्री जैसे ही कुछ कहने लगी, आद्रिका बोल पड़ी, आप जैसे मर्दों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। फिर अपनी माँ की तरफ रुख करके, माँ, मुझे ना तो यहाँ की रानी बनने में कोई दिलचस्पी है और ना ही किसी से शादी करने में। मैं अर्णव से प्यार करती हूँ। उसकी ये बात सुनकर जयश्री हैरान रह गई और देवराज भी। आद्रिका वहां से चली गई। देवराज ने जयश्री से कहा, कौन है अर्णव? जयश्री ने कहा, वो असल में शिमला में कुछ दिन घूमने के लिए आया था, अपने दोस्तों के साथ, हमारे पड़ोस में रह रहा है। देवराज ने कहा, आद्रिका को कहो कि उसे भूल जाए। जयश्री ने तंज कसते हुए कहा, खुद तो शादी के बाद भी रंगरलियां मना रहे हैं और अब अगर बेटी किसी से प्यार करती है तो उसे मना कर रहे हैं। देवराज ने खींच कर कहा, गैंगस्टर है वो और मैं अपनी बेटी को किसी गैंगस्टर के हवाले नहीं कर सकता। देवराज की बात सुनकर जयश्री हैरान रह गई, क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी कि अर्णव एक गैंगस्टर है। देवराज वहां से चला गया। आद्रिका का कमरा। आद्रिका बालकनी में खड़ी अर्णव को फोन लगा रही थी। तभी अर्णव ने फोन उठा लिया। अर्णव ने बहुत ही प्यार से कहा, हेलो आरू। आद्रिका उसकी आवाज सुनते ही रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर अर्णव परेशान हो गया। उसने फिक्रमंद लहजे में कहा, आरू आरू आरू, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आद्रिका ने कहा, अनु, वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं, वो भी किसी और से। ये सुनते ही अर्णव बौखला गया। वो अपनी जगह से उठा और बोला, मैं आ रहा हूँ। आरू, जब तक मैं हूँ ना, तब तक तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होगी। तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ उदयपुर। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। आद्रिका ने फिर अपने आंसू पोंछे और कपड़े बदलने लग गई। वहीं दूसरी तरफ स्टडी में देवराज के सामने अजय सिंह खड़ा था। अजय सिंह ने कहा, राजा साहिब, वो लड़का मुंबई का गैंगस्टर है। वो शिमला अपनी किसी डील के लिए आया था और वहाँ उनकी मुलाकात रानी साहिब से हुई। राजा साहिब, सूत्रों से पता चला है कि काफी क्रूर इंसान है अर्णव सिंह शेखावत। देवराज ने कहा, एक ही बात सही है कि वो भी एक राजपूत है, लेकिन हम सिर्फ इस बेस पर अपनी बेटी उसे नहीं सौंप सकते। अजय सिंह, आप लोग मंगनी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अजय सिंह वहां से चला गया। देवराज किसी सोच में डूब गया। वहीं जयश्री आद्रिका के कमरे में गई और तभी आद्रिका बाथरूम से निकल कर आई थी। जयश्री को देख उसने मुंह फेर लिया। जयश्री ने आगे बढ़कर उसे बेड पर बिठाया और कहा, कब से चल रहा है ये सब? आद्रिका ने कहा, जब वो आया। जयश्री ने कहा, तुम उसकी असलियत जानती हो? आद्रिका ने असमंजस में कहा, कौन सी असलियत? जयश्री ने कहा, यही कि वो एक गैंगस्टर है। ये सुनकर आद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इस बात से अनजान थी। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हो ना माँ, आप झूठ बोल रहे हो। जयश्री ने कहा, ना मेरी बच्ची, वो सच में एक गैंगस्टर है। क्या उसने अब तक तुम्हें अपनी सच्चाई बताई? उसने बताया कि वो क्या काम करता है?
आद्रिका ने ना में सर हिला दिया। उसे अब रोना आ रहा था। जयश्री ने कहा, आदि, न जाने वो कितनी ही लड़कियों के दिल तोड़ चुका होगा। आद्रिका ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हमारे बीच सब कुछ हो गया है। ये सुनने के बाद हैरान होने की बात जयश्री की थी। वो अपनी जगह से उठी और बोली, सब कुछ हो गया मतलब? क्या तुम दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर? आद्रिका ने हाँ में सर हिला दिया। ये देख जयश्री ने सीधा थप्पड़ मार दिया आद्रिका को। आद्रिका सीधा बेड पर मुंह के बल गिरी। उसका हाथ उसके गाल पर था जिस पर आद्रिका को थप्पड़ पड़ा था। जयश्री ने उसकी बाजू को पकड़ते हुए कहा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? आद्रिका ने दबी आवाज में कहा, आपको शर्म नहीं आई किसी गैर मर्द की बाहों में? उसकी हाजिर जवाबी देखकर जयश्री ने एक और थप्पड़ जड़ दिया। जयश्री ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, वो पति है मेरे। ये सुनकर आद्रिका हैरानी से जयश्री को देखने लगी। जयश्री को फिर होश आया। उसने क्या कहा? उसने फिर नर्म भाव से कहा, देख आदि, अभी मेरी छोड़ और अपनी देख। तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। अर्नव एक गैंगस्टर है। ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ सोया होगा वो, और कितनी लड़कियों को झूठे वादे किए होंगे उसने। वो इंसान जिसने तेरी मंगनी तय की है वो तेरा बाप है, और बाप से बढ़कर कोई भी अपनी बेटी के बारे में भला नहीं सोच सकता। अर्नव को एक ख्वाब भर समझकर भूल जा। जयश्री फिर वहां से चली गई। आद्रिका को अभी भी जयश्री की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपना फोन लिया और अर्नव को फोन लगाया, लेकिन अर्नव का फोन बंद आ रहा था, जिसे देख आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे। आद्रिका ने मन ही मन कहा, कहीं सच में अर्नव ने मुझे यूज एंड थ्रो तो नहीं किया? नहीं। कुछ ही देर में उदयपुर के बाहरी इलाके में आ पहुंची। उसने एक तरफ अपनी गाड़ी लगाई और गाड़ी से निकलकर एक दिशा में आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो एक हवेली के सामने खड़ी थी। हवेली के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सुमित्रा भवन। जयश्री को देख वॉचमैन ने गेट खोल दिया। जयश्री अंदर चली गई। अंदर केयर टेकर ने जैसे ही उसे देखा उसने अपना सर झुका लिया। जयश्री बिना कुछ कहे हवेली के अंदर सीढ़ियों के नीचे बने एक कमरे में चली गई। उसने वहां जाकर एक स्विच दबाया तो नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता खुल गया। जयश्री एक गहरी सांस लेकर बेसमेंट में गई। बेसमेंट में जाते ही उसने सामने एक बूढ़ी औरत और एक जयश्री की ही उम्र का आदमी बंधे हुए बहुत ही खराब अवस्था में मिले। दोनों बेहोशी में थे। उन्हें ऐसे देख जयश्री की आंखों में आंसू आ गए। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने लगी, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। ये महसूस करते ही जयश्री रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या थी। काव्या को देख जयश्री का मन नफरत से भर गया। काव्या ने कहा, कैसी लगी इनकी ये हालत?
जयश्री के चेहरे पर अब बेबसी छा गई। उसने कहा, प्लीज इन्हें छोड़ दो। काव्या ने गुस्से से कहा, इन्हें छोड़ दूं? ठीक है, फिर तुम छुड़वा दो अपनी बेटी से रानी की गद्दी। जयश्री ने कहा, देखो तुम भी जानती हो कि मैंने देवराज से कहा था, लेकिन वो नहीं माने। तो काव्या ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, या तो अपनी माँ, भाई और उस गांव को बचा लो, या फिर अपनी बेटी के लिए रानी की गद्दी को। अब जब तुम्हारी बेटी उदयपुर की रानी बन ही चुकी है तो अब भुगतो। इतना बोल वहाँ साइड पर टेबल पर पड़ा लैपटॉप ऑन कर दिया। उस पर किसी जगह की फुटेज दिखने लगी लाइव। एक घर को आग लगी हुई थी। ये देख जयश्री चिल्ला उठी। फिर काव्या ने कहा, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं जयश्री, लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। ये सुनकर जयश्री उसे बहुत ही उम्मीदों के साथ देखने लगी। काव्या ने कहा, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारी बेटी की जगह मेरी बेटी की मंगनी हो जाए परसों और बेटी रानी बन जाए। तुम्हारे पास सिर्फ तब तक का वक्त है। कहो मंजूर है ये डील, या फिर लगा दूं आग पूरे गांव को भी और तुम्हारी माँ और भाई को भी। जयश्री ने कहा, ठीक है, मंजूर है मुझे। काव्या के चेहरे पर ये सुनकर एक कुटिल मुस्कान आ गई। जयश्री ने कहा, लेकिन अब आग तो बुझा दो। काव्या ने कहा, ये आग एक सुनसान इलाके के बंद घर में लगी है, जिसके आसपास कुछ भी नहीं है और ना ही घर में कोई रहता है। ये सुनकर जयश्री को राहत मिली। काव्या ने कहा, अब तुम जा सकती हो। ये सुनकर काव्या अपनी माँ और भाई को देखने लगी तो काव्या उसे खींचते हुए वहां से ले गई। फिर जयश्री और काव्या वहां से पैलेस की तरफ निकल गए। राठौर पैलेस स्टडी। अजय देवराज के सामने खड़ा था। अजय ने कहा, महाराज, महारानी सुमित्रा भवन गई थी। देवराज ने कहा, इतनी रात गए वहां? अजय ने कहा, हमने वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा कि वो आधे घंटे बाद वहां से निकल गई थी और कोई आया भी नहीं था। देवराज ने सिर हिला दिया और सोचने लगा कि जयश्री क्या करने गई होगी। तभी उसकी नजर अजय के चेहरे पर गई, जिसके चेहरे पर हल्की परेशानी झलक रही थी। ये देख देवराज ने कहा, क्या हुआ अजय, तुम परेशान लग रहे हो? अजय ने कहा, महाराज, मुझे सुमित्रा भवन में कुछ गड़बड़ लगती है। महारानी का वहां ऐसे इस वक्त जाना। देवराज ने कहा, मुझे भी गड़बड़ लग रही है अजय। सुमित्रा भवन बाबा साहेब ने माँ साहेब के लिए बनवाया था। वहाँ का वातावरण माँ साहेब को काफी पसंद था और जब हमने श्री यानी कि हमारी महारानी से विवाह किया था तो सबसे पहले हम वहीं गए थे, क्योंकि पहले तो माँ साहेब और बाबा साहेब ने भी उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब हम वापस महल आए तो कभी भी वहाँ नहीं गए। सिर्फ श्री जाया करती थी कभी कभी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अचानक वहाँ क्यों गई श्री। अजय ने कहा, सर, मुझे वॉचमैन भी गड़बड़ लगता है। देवराज ने उसे घूरते हुए कहा, अगर लग रहा है तो देरी किस बात की, अपने मन को तसल्ली दो। अजय सिर हिलाकर चला गया। देवराज वहीं बैठ गया। उसने मन ही मन कहा, हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ जयश्री आते ही अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे को लॉक कर लिया। वो इधर उधर चलने लगी। उसके मन में काफी उथल पुथल मची हुई थी। उसने मन ही मन कहा, हम माँ, भाई और एक पूरे गांव को दांव पर लगाकर अपनी बेटी को रानी नहीं बना सकते। हम इतने निर्दयी तो नहीं, लेकिन अब हम ऐसा क्या करें कि आदि की जगह मंगनी आंचल की हो जाए। हे महादेव, कोई रास्ता दिखाइए। तभी उसे आद्रिका के साथ हुआ वार्तालाप याद आया। उसने खुद से कहा, अर्णव, आद्रिका और अर्णव के बीच सब हो ही चुका है। अगर हम अर्णव और आद्रिका को मिला दें तो ये मंगनी कैंसिल और फिर आंचल ही बनेगी यहाँ की रानी। लेकिन नहीं नहीं, हम अपनी बेटी की शादी किसी गैंगस्टर से नहीं करवा सकते। क्या भरोसा कब वो मेरी बेटी को छोड़ दे। क्या करूं मैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो आद्रिका की शादी अर्णव से करवाने का सोचती है तो उसे अर्णव के गैंगस्टर होने की बात खलने लगती है, और अगर वो ये ना करे तो उसे मंगनी रोकने का कोई और ठोस कदम नहीं मिलता उठाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जूलिया अपने कमरे में बैठी मुस्कुराए जा रही थी। तभी कमरे में काव्या आ गई। काव्या उसे ऐसे मुस्कुराते देख असमंजस में पड़ गई। उसने कहा, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? यहाँ हम हार गए और तुम हो कि मुस्कुराए जा रही हो।
जूलिया मुस्कुराते हुए बेड से उठी। उसने अपनी माँ के हाथ पकड़े और गोल गोल घूमने लगी। ये देख काव्या ने चीखते हुए कहा, रुक रुक, चक्कर आ रहे हैं मुझे, रुक जा मेरी माँ, कौन सा दौरा पड़ रहा है तुझे। जूलिया रुक गई और फिर बेड पर बैठकर हंसने लगी। काव्या ने 1 मिनट अपने आप को संभालने में लगाया और फिर जूलिया से कहा, कौन सा दौरा पड़ गया तुझे। जूलिया ने कहा, खुशी का दौरा। काव्या उसे अजीब भावों से देखने लगी। काव्या ने कहा, किस बात की खुशी है तुम्हें? इस बात की खुशी कि हम उन माँ बेटी से हार गए। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ अगर हार ऐसी होती है ना तो मुझे हर वक्त हारना है। अरे इस हार में तो मेरी ही जीत है। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जूलिया क्या कह रही है। उसने असमंजस में कहा, तुझे हारना है और हार में जीत कैसे हुई? रानी की गद्दी तो आद्रिका ले गई। जूलिया ने कहा, रानी की गद्दी गई तेल लेने। ये सुनते ही काव्या की आंखें बड़ी हो गई। अरे इस रानी की गद्दी के कारण तो उस बेचारी आद्रिका को किसी और से मंगनी करनी पड़ रही है और अब अर्नव सिर्फ और सिर्फ मेरा। काव्या ने कहा, कौन अर्नव? जूलिया फिर उसे सब बताती है। सब कुछ सुनकर काव्या के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो बोली, अब तो आद्रिका की शादी अर्नव से ही होगी, चाहे बाढ़ आए या सुनामी। ये सुनकर जूलिया चौंक गई। उसने कहा, माँ क्या कह रही हैं आप? अर्नव से मैं शादी करना चाहती हूँ। काव्या ने उसे फटकारते हुए कहा, चुप, अर्नव से मैं शादी करना चाहती हूँ। भूल जा अर्नव को और अपनी मंगनी के लिए तैयार रह। और अगर तूने मेरे प्लान में कोई भी हस्तक्षेप किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूलना मत, माँ हूँ मैं तेरी। इतना बोल काव्या बिना जूलिया की बात सुने चली गई। जूलिया ने खुद से कहा, आद्रिका और अर्नव को तो मैं कभी अपने बुरे सपने में भी एक नहीं होने दूंगी। वही काव्या के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन क्या वो तो सिर्फ खुद काव्या ही जानती थी। काव्या ने खुद से कहा, ये अर्नव सिंह शेखावत तो मेरे बहुत ही काम की चीज है। इसी की मदद से अब मैं रानी बनूंगी। इतना बोल वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह 7 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका अपने कमरे में बैठी बैठी बार बार अर्नव को फोन लगा रही थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। ये देख आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, क्या अनु मुझे छोड़ रहा है? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? क्या बस उसने मेरा इस्तेमाल किया? क्या माँ सही कह रही है? क्या उसने मेरे साथ खेल खेला? आद्रिका अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस कर रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने गूगल खोला और अर्नव सिंह शेखावत सर्च किया। कुछ ही देर में उसकी नजरों के सामने अर्नव के द्वारा किए गए सभी कांड सामने आ गए। लोगों के मर्डर, ड्रग्स, गोल्ड और डायमंड की स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इतने सारे जुर्म देखकर आद्रिका का दिमाग घूम गया। उसने अपना फोन बंद करके रख दिया। तभी कमरे में एक मेड आई और कहा, रानी साहिब, आपको महाराज अपने कमरे में बुला रहे हैं। आद्रिका सिर हिला देती है। फिर वो मेड के साथ देवराज के कमरे में जाती है। वहाँ देवराज के साथ जयश्री भी मौजूद थी, लेकिन जयश्री के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी झलक रही थी, जिसे वो छुपाने की भरसक कोशिश कर रही थी। देवराज ने आद्रिका को अपने पास बुलाया। आद्रिका उसके पास गई। देवराज ने फिर उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, अभी आई थी आप और अब अभी जा रही हैं। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन आज तक जिन माँ बाप के फर्जों से दूर था, अब उनमें से आखिरी फर्ज निभाने का वक्त आ चुका है। लेकिन ये कभी मत सोचना मेरी राजकुमारी कि अब आप हमारे लिए पराई हो चुकी हैं। इस महल के दरवाजे हर वक्त आपके लिए खुले मिलेंगे और हम ये भी जानते हैं कि कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। आद्रिका कुछ नहीं कहती, बस मायूसी से सर हिला देती है। तभी वहाँ काव्या और जूलिया भी आ जाती हैं। काव्या ने कहा, आपने हमें बुलाया राजा साहिब? देवराज ने आराम से लेकिन थोड़ा सख्त होकर कहा, अब हम महाराज हैं ना कि राजा। ये सुन काव्या ने सकपका कर कहा, माफ करिएगा महाराज। फिर देवराज ने आद्रिका के सर पर हाथ फेर कर कहा, जी वो असल में हम आज आद्रिका को कुछ उपहार देने लगे थे जिन पर उसका हक है, तो बस हम चाहते थे कि सबके सामने उन्हें दें। काव्या ने मुंह बना लिया और जूलिया बस मायूस आद्रिका को देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी।
वो जानती थी उसकी उदासी के पीछे की वजह। फिर देवराज ने अपनी अलमारी में से कुछ बॉक्स निकाले। वो बॉक्स बेशकीमती हीरो और मोतियों से जड़े थे। ये देख काव्या हैरान रह गई। उसके मन में लालच आ गया। देवराज ने वो बक्से जयश्री को पकड़ाए। जयश्री ने जब उन बक्सों को देखा तो उसके पीछे की जिम्मेदारी उसे याद आने लगी। उसे याद आने लगा वो पल जब उसे ही बक्से मिले थे सुमित्रा की तरफ से। जयश्री ने देवराज की तरफ देखा तो देवराज ने आद्रिका की तरफ इशारा किया। जयश्री ने एक गहरी सांस ली और पहला बक्सा खोला। उसमें बहुत ही खूबसूरत सोने के कंगन थे। उन पर तरह तरह के मोती जड़े हुए थे। उन कंगनों को देख जयश्री की आंखों में नमी आ गई। उसे वो पल याद आने लगा जब सुमित्रा ने उसे वो कंगन खुद अपने हाथों से पहनाए थे। फ्लैशबैक। जयश्री को महल में आए सिर्फ 2 दिन हुए थे और सुमित्रा के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। जयश्री सुमित्रा के कमरे में बैठी हुई थी। सुमित्रा ने वही कंगन निकाले। सुमित्रा ने उन कंगन को देखते हुए कहा, बहुरानी, जब मैं आई थी ना इस महल में, तब ये कंगन मुझे मेरी सास यानी कि यहाँ की पूर्व महारानी ने दिए थे। मेरी सास बहुत ही कड़क मिजाज की थी। उन्होंने मेरे कई इम्तिहान लिए, फिर जाकर मेरा विवाह आपके महाराज से कराया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दूं, क्योंकि आखिरकार तुम अब यहाँ की रानी साहिब हो। बहुरानी, ये सिर्फ कंगन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी निशानी है जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि ये रियासत तुम्हारे हाथ में है। तुम या तो इसे संवार सकती हो या तो बिगाड़। जयश्री ने मन ही मन खुद से कहा, माँ साहिब, हम नहीं जानते हम सही कर रहे हैं या नहीं, लेकिन कुछ भी करने का कोई गलत इरादा नहीं है। हम नहीं जानते कि इसका अंजाम आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं आपका आशीर्वाद और विश्वास सदा हमारे साथ है। फिर उसने वो कंगन आद्रिका के हाथ में पहनाने शुरू कर दिए। आद्रिका बस शांति से ये सब होता देख रही थी, लेकिन वहीं काव्या गुस्से भरी नजरों से उसे देख रही थी। जयश्री ने कहा, आदि, ये कंगन मुझे माँ साहिब यानी मेरी सास, यहाँ की पूर्व महारानी ने दिए थे। बेटा, इन कंगनों को कहीं गलती से भी सिर्फ कंगन मत समझ लेना, बल्कि ये तो वो हथकड़ी है जो तुम्हें हमेशा इस रियासत राज्य में रखेगी। इन कंगनों की तरह ये रियासत भी तुम्हारे हाथ में है। या तो संवार लो या तो बिगाड़ लो। जयश्री ने फिर दूसरा बक्सा खोला। उसमें से एक बेशकीमती हीरों से जड़ा हुआ रानी हार था। जयश्री ने बक्सा बेड पर रखा और वो रानी हार आद्रिका के गले में पहना दिया और कहा, बेटा, ये हार जैसे तुम्हारे गले में सजा हुआ है ना, वैसे ही तुम्हें इस रियासत को भी सजाना है। बेटा, ये हार यहाँ के लोगों के कारण ही बना है। मुझे माँ साहिब ने बताया था कि इस हार में जितने भी हीरे और मोती जड़े हुए हैं, उतनी ही एक रानी की जिम्मेदारियां हैं। फिर जयश्री ने अगला बक्सा खोला जिसमें पायल थी। जयश्री ने पायल का बक्सा आद्रिका को देते हुए कहा, पायल को पायल मत समझना आदि, इन्हें बेड़ियां समझना जो कि तुम्हें यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति से बांध कर रखेगी। लेकिन हाँ, कभी भी इन बेड़ियों को नेगेटिविटी में मत लेना। फिर जयश्री बाकी के बक्से भी खोलती है। एक में कमरबंद था, दूसरे में झुमके और तीसरे में मांग टीका। फिर जयश्री आखिरी बक्सा खोलती है। उसे खोलने पर उसे उसमें एक नथ मिलता है। उस नथ को देख देवराज और जयश्री दोनों ही पुरानी यादों में खो जाते हैं। फ्लैशबैक। देवराज और जयश्री एक मंदिर में थे। जयश्री ने एक लाल साड़ी पहनी हुई थी, बालों का जूड़ा किया हुआ था। देवराज ने भी एक शेरवानी पहनी हुई थी। जयश्री बहुत ही सिंपल और सुंदर लग रही थी। दोनों ही पंडित जी का इंतजार कर रहे थे। तभी जयश्री की नजर देवराज के चेहरे पर पड़ी। देवराज के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। ये देख जयश्री बोली, देव, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। देवराज ने ये सुन हड़बड़ाहट में कहा, नहीं श्री, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो भी पूरे मन से। जयश्री ने कहा, फिर परेशान क्यों है? देवराज ने कहा, श्री, तुमने हमारे खानदान का एक भी जेवरात नहीं पहना, उसके बिना हमारे यहाँ शादी अधूरी मानी जाती है। ये सुन जयश्री भी परेशान हो गई। जयश्री ने कहा, देव, अब दोनों ही परेशान हो गए थे। तभी जयश्री ने कुछ सोचकर कहा, देव, आप हमेशा अपने पास अपनी दादी साहिब की नथ रखते हैं, वो भी तो खानदानी जेवरात है, आप वही हमें दे दें।
हम वही पहन लेंगे। इससे शादी अधूरी भी नहीं रहेगी। ये सुनकर देवराज ने कहा, अरे हाँ, मुझे पहले नहीं याद आया, मैं अभी लेकर आया। नथ गाड़ी में होती है तो वो गाड़ी में से नथ लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी में से नथ लाकर वो मंदिर में आता है और फिर नथ खुद जयश्री को पहनाता है। वो नथ जयश्री पर बहुत जच रही थी। उन पलों को याद कर दोनों जयश्री और देवराज की आंखें भर आईं। जयश्री ने वो नथ आद्रिका को देते हुए कहा, आदि, इस नथ को आप हमेशा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इससे हमारी और महाराज की एक गहरी याद जुड़ी हुई है। वही इतने सारे जेवरात को देखकर काव्या जैसे पागल ही हो गई थी। अगर उसका बस चलता तो अब तक वो आद्रिका से सारे जेवरात छीन चुकी होती, लेकिन देवराज के वहां मौजूद होने से अपने आप को काबू में किया हुआ था। फिर देवराज आद्रिका से कहता है, हमें बहुत दुख है कि हम आपके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाए और आप दूसरे घर की होने जा रही हैं। तभी जूलिया ने कहा, क्या बाबा साहेब, इतना खुशी का मौका है, इसे ऐसे गम में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इतना बोल जूलिया आद्रिका के गले लग जाती है। ये देख आद्रिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वहीं देवराज दोनों बेटियों में इतना प्यार देखकर खुश हो जाता है। काव्या के भी होठों पर ये देखकर लंबी सी मुस्कान थी। वहीं जूलिया ने आद्रिका के कान में धीमी आवाज में कहा, खुशी का ही तो मौका है, आखिरकार अर्नब अब सिर्फ मेरा जो है। फिर वो उससे अलग हो जाती है उसका रिएक्शन देखने के लिए, लेकिन आद्रिका का चेहरा भावहीन होता है। उसे देख जूलिया के अरमानों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वो उसे टूटा हुआ देखना चाहती थी। तभी वहां अजय आ गया और बोला, महाराज, एक जरूरी बात करनी थी। देवराज ये सुन सभी को वहां से भेज देता है। आद्रिका सीधे अपने कमरे में जाती है। जयश्री मंदिर और काव्या और जूलिया भी अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। शाम 6 बजे देवराज हॉल में खड़ा बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। ये देख वहां बैठी काव्या ने कहा, क्या हुआ महाराज, कोई आ रहा है क्या? देवराज ने कहा, जी, आद्रिका के होने वाले ससुराल वाले आ रहे हैं। ये सुन वहां बैठी आद्रिका हैरान रह जाती है। जयश्री भी ये सुन परेशान हो जाती है। काव्या जयश्री को कुछ इशारा करती है तो जयश्री उसे पलके झपकाकर आश्वासन दे देती है। उन दोनों के ये इशारे वहां कोई था जो देख रहा था। तभी वहां एक गार्ड आया और बोला, महाराज, राजावत परिवार आया है। देवराज ने कहा, उन्हें लेकर आओ। कुछ देर बाद वहां एक बूढ़ा आदमी, लेकिन एक रौबदार पर्सनालिटी रखने वाला, और साथ में एक बूढ़ी औरत, लेकिन चेहरे पर नूर था, वो अंदर आते हैं। उन्हीं के पीछे एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी रखने वाला नौजवान चला आ रहा था। उन्हें देख देवराज के चेहरे पर बहुत ही बड़ी मुस्कान थी। देवराज ने आगे बढ़कर बूढ़ी औरत और आदमी के पैर छू लिए। उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया। उस नौजवान ने भी आगे बढ़कर देवराज, जयश्री, काव्या के पैर छू लिए। फिर वो सब वहां बैठ गए। देवराज ने फिर कहा, श्री, ये हैं आनंद राजावत, बाबा साहेब के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये है इनकी पत्नी, बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करते हुए साधना राजावत, और ये है नौजवान की तरफ इशारा करते हुए अंश राजावत, इनका पोता और राजावत इंडस्ट्रीज का मालिक। यही है लड़का। फिर देवराज आनंद से कहता है, बाबा, ये है, जयश्री की तरफ इशारा करते हुए, मेरी पत्नी और यहाँ की बड़ी महारानी साहिब जयश्री देवराज सिंह राठौड़। ये है, काव्या की तरफ इशारा करते हुए, यहाँ की छोटी महारानी साहिब काव्या सिंह राठौड़। ये है, जूलिया की तरफ इशारा करते हुए, हमारी छोटी बेटी आंचल सिंह राठौड़। और ये है, आद्रिका की तरफ इशारा करते हुए, मेरी बड़ी बेटी, यहाँ की रानी साहिब और आपकी होने वाली बहू आद्रिका देवराज सिंह राठौड़। जब साधना, आनंद और अंश आद्रिका को देखते हैं तो उसकी सादगी और खूबसूरती में ही खो जाते हैं। अंश को आद्रिका पहली नजर में ही भा गई थी। आनंद ने कहा, देवराज, अब लग रहा है कि हमने कोई गलती नहीं की तुम्हारी बेटी को चुनकर। साधना ने कहा, जयश्री, तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल एक चांद का टुकड़ा है, लेकिन दाग एक भी नहीं है। ये सुन जयश्री बस मुस्कुरा दी। देवराज ने अंश से कहा, अंश बेटे, अगर आपको आद्रिका से कोई सवाल करना हो तो यही कर लें। अंश ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं अंकल, कोई सवाल नहीं है। साधना ने फिर कहा,
जयश्री और देवराज, तुम आद्रिका को लेकर बेफिक्र रहो, क्योंकि हमारे घर बहू नहीं बेटी बनकर आ रही है। फिर आद्रिका से, आद्रिका बेटा, अंश के माँ बाप की तो एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो तब से लेकर आज तक मैं और इसके दादा ही इसे पाल रहे हैं। बेटा, मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाती हूँ कि अंश तुम्हें किसी भी बात पर निराश नहीं करेगा। आद्रिका बस सिर हिला देती है। उसे इस वक्त बहुत घुटन महसूस हो रही थी। वो वहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से उठ नहीं सकती थी। कुछ देर बाद राजावत परिवार फ्रेश होने के लिए चला गया। फिर रात को दोनों परिवारों ने मिलकर डिनर किया। अंश और आद्रिका के बीच इतनी बातचीत नहीं हुई, लेकिन अंश मन ही मन आद्रिका को पसंद कर चुका था, और वहीं आद्रिका ने अब तक ढंग से उसे देखा तक नहीं था। उसके दिल में तो सिर्फ एक ही शख्स था, अर्नव सिंह शेखावत, जो कि इस वक्त बहुत ही बुरे हालातों में फंसा हुआ था। अगले दिन पूरे महल में अगले दिन की मंगनी की तैयारियां जोर शोरों से हो रही थी। ये सब देखकर आद्रिका को घुटन सी महसूस हो रही थी, और वहीं जयश्री ये सोच सोचकर परेशान थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे जूलिया की मंगनी हो जाए। इधर जूलिया तो खुशी से नाच रही थी, लेकिन काव्या भी इस वक्त बहुत परेशान थी। काव्या अपने कमरे में बैठी फोन को घूरे जा रही थी। तभी उसका फोन बज पड़ा। उसने नंबर देखा और झट से कॉल उठा लिया। सामने वाला आदमी बोला, प्रणाम महारानी साहिब। काव्या ने कड़क आवाज में कहा, प्रणाम, कुछ पता लगा? सामने वाले आदमी ने कहा, नहीं महारानी साहिब, ना जाने ये छोरा कौन से बिल में छुपा बैठा है। ये खबर तो पक्की है कि वो उदयपुर पहुंच चुका है, लेकिन उदयपुर के किस कोने में है यही पता नहीं चल पा रहा। पूरे उदयपुर में आदमी फैले हुए हैं, लेकिन पता नहीं लग पा रहा। काव्या ने फिर कड़क आवाज में कहा, देख राजू, मुझे रात तक उस लड़के का ठिकाना चाहिए, वरना शायद तू अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच पाएगा। इतना बोल उसने फोन काट दिया। काव्या ने मन ही मन कहा, कहाँ है तू? अज्ञात स्थान, एक गोडाउन जैसी जगह थी। बहुत ही अंधेरा था। वहां चारों तरफ आदमी फैले हुए थे। तभी बाहर एक गाड़ी रुकी। गाड़ी की आवाज सुनते ही अंदर एक आदमी ने लाइट ऑन की। तभी गोडाउन का शटर खुला और एक शख्स अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही शटर बंद हो गया। वो शख्स कुछ बक्सों के पीछे गया तो वहां कोई बंधा हुआ था और बेहोशी की हालत में था। उस शख्स ने एक आदमी को वहां की लाइट ऑन करने का इशारा किया। लाइट ऑन होते ही उस शख्स का चेहरा दिखा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि देवराज था। देवराज का चेहरा भावहीन था। उसकी नजरें सामने कुर्सी पर बैठे शख्स पर थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। देवराज ने एक आदमी को कुछ इशारा किया तो वो आदमी पानी लेकर आया और उसने वो पानी उस शख्स के मुंह पर फेंक दिया। ये महसूस करते ही वो शख्स हड़बड़ाकर होश में आया। उसने अपना सर उठाया तो सामने अर्नव था। अपने सामने देवराज को देख अर्नव ने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? देवराज ने एक हाथ से उसका मुंह पकड़ा और उसे घूरते हुए कहा, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। ये सुनकर अर्नव हंस पड़ा। अर्नव ने कहा, तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे यहाँ बांध दोगे तो मैं आरू का पीछा छोड़ दूंगा? गलतफहमी है तुम्हारी मिस्टर देवराज सिंह राठौर। आरू सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसे तो मैं पाकर रहूंगा। अर्नव की बात सुन देवराज को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सीधा थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ के पड़ने से अर्नव का चेहरा एक तरफ लुढ़क गया। उसके गाल पर देवराज की उंगलियों के निशान पड़ गए। अर्नव ने फिर चेहरा उसकी तरफ करके कहा, चाहे थप्पड़ मारो या लात, लेकिन ना तो मैं अपने प्यार से मुकरूंगा, ना तो आद्रिका को पाने की जिद से। आद्रिका सिर्फ मेरी है। अब इसे तुम जिद समझो या जुनून, आई डोंट केयर। देवराज ये सुनकर टेढ़ी मेढ़ी तरह से मुस्कुरा दिया और बोला, हमारी आद्रिका को तो तुम तब पाओगे ना जब तुम यहाँ से जा पाओगे। ये तुम्हारी मुंबई नहीं बल्कि हमारा उदयपुर है। यहाँ पर पट भी मेरी, चित भी मेरा। बिना मेरी मर्जी के यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। और तुम यहाँ से जाना चाहते हो? कभी भी नहीं। कल मेरी बच्ची की सगाई है और फिर 1 हफ्ते बाद शादी। तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। अर्नव ने गंभीरता से कहा, अगर मैं कल मंगनी में पहुंच गया तो? उसका सवाल सुन देवराज हंस दिया और बोला, असंभव,
लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो मैं खुद अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा, लेकिन ये असंभव है। अर्णव ने कहा, वादा करिए कि अगर मैं कल मंगनी में पहुंच गया तो आप आदि का हाथ मेरे हाथ में देंगे, क्योंकि राजपूत मर जाएंगे लेकिन कभी अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। उसकी बात सुन देवराज एक पल सोच में पड़ गया, लेकिन फिर घमंड से बोला, वादा, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। अगर कल तुम मंगनी में नहीं पहुंच पाए तो तुम मेरी आदि का पीछा छोड़ दोगे। आखिरकार राजपूत तो तुम खुद भी हो। अर्णव सिर हिला दिया। देवराज फिर वहां से चला गया। उसने बाहर आकर अपने आदमी से कहा, इसे पानी का घूंट भी मत देना, और हाँ, यहाँ से एक आदमी भी हिलना नहीं चाहिए। आदमी ने सिर हिलाकर कहा, जी महाराज। देवराज वहां से चला गया। वहीं अर्णव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं क्या पागल दिखता हूँ इसे? एक राजघराने की लड़की से इश्क हुआ है तो खुद भी सावधानी बरतूंगा ही। इसे क्या लगा कि मैं बिना किसी बैकअप के यहाँ आ गया? नहीं, अर्णव सिंह शेखावत नाम है मेरा। ऐसे इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं बना। मैं तो ये खुद चाहता था कि ससुर जी खुद मान जाएं। लो, अब मान गए। इतना कहकर उसके होठों पर एक लंबी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, आ रहा हूँ आरू। कभी सोचा नहीं था कि किसी के इश्क में ऐसे पागल हो जाऊंगा, लेकिन तुमने तो कर दिया अपने इश्क में पागल मुझे। वहीं दूसरी तरफ महल में आद्रिका बहुत उदास अपने कमरे के बेड पर बैठी हुई थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने ऊपर देखते हुए कहा, महादेव, आपकी इतनी भक्ति की इसलिए कि मेरा प्यार आप छीन लो? क्यों महादेव, क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी जिंदगी के फैसले वो शख्स ले रहा है जिससे मैं पहली बार मिली हूँ। माँ के मुताबिक वो मेरा बाप है, लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि बाप अपने फैसले अपने बच्चों पर नहीं थोपता। मान लिया कि अनु एक सही लड़का नहीं है, लेकिन मेरा प्यार गलत नहीं है। प्यार सोचकर नहीं होता, प्यार तो बस हो जाता है। अगर उसने मुझसे प्यार नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो किया है ना। मैं नहीं करना चाहती किसी और से शादी। मैं अनु से इश्क करती हूँ। मैं पागल हूँ उसके इश्क में। इतना बोल वो रोने लगती है। जब बिना आपकी मर्जी जाने कोई आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला ले ले तो कैसा लगता है, ये एहसास आज आद्रिका को हो रहा था। जयश्री का कमरा। जयश्री अपने कमरे में बैठी सोच में डूबी हुई थी। उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। जयश्री ने दरवाजा खोला तो सामने काव्या थी। काव्या को देखकर जयश्री ने कहा, तुम यहाँ? काव्या ने आसपास नजर घुमाते हुए कहा, चलो अंदर। जयश्री उसे अंदर ले आई। काव्या ने कहा, कुछ सोचा कल के लिए? जयश्री ने कहा, अभी सोच रही हूँ। काव्या ने कहा, लेकिन मैंने सोच लिया है। जयश्री ने कहा, क्या? काव्या फिर उसे अपना सारा प्लान बताती है। सब कुछ सुनकर जयश्री ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, ये तो आदि के साथ धोखा होगा। काव्या ने कहा, अगर वो लड़का मिल गया तो कैसा धोखा? और वो इस वक्त उदयपुर में ही है। और क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? जयश्री ये सुन सोच में पड़ गई। काव्या ने कहा, देखो जयश्री, जब देवराज को पता लगेगा कि आद्रिका यहाँ नहीं है तो उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए आद्रिका की जगह आंचल को खड़ा करना पड़ जाएगा, और ऐसे मेरी बेटी यहाँ की रानी बन जाएगी, और तुम्हारी माँ, भाई और वो पूरा गांव भी बच जाएगा। उसके बाद तुम भी उसके पास चले जाना। जयश्री कुछ सोचकर सिर हिला देती है। काव्या फिर मुस्कुरा कर बोलती है, ठीक है, फिर करो प्लान को शुरू। जयश्री सिर हिला देती है और आद्रिका के कमरे में चली जाती है। जब वो कमरे में जाती है तो पाती है कि आद्रिका बालकनी में है। वो आद्रिका के पास जाकर उसका सिर सहला देती है। आद्रिका को जब किसी के स्पर्श का एहसास होता है तो वो मुड़कर देखती है। सामने जयश्री को देखकर वो बोली, क्या हुआ? जयश्री ने सीधा सवाल किया, ये मंगनी करना चाहती हो? आद्रिका ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मेरा फैसला किसके लिए मायने रखता है? जयश्री को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगा। जयश्री ने आद्रिका को बहुत ही लाड़ और प्यार से पाला था। उसे कभी भी एहसास नहीं होने दिया था कि वो बिना बाप के जी रही है। लेकिन आज उसका ये जवाब सुनकर जयश्री को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को फाड़ दिया हो। जयश्री ने कहा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा वही होगा अंतिम फैसला। आद्रिका ने फिर कहा, मुझे यहाँ से शिमला वापस जाना है। जयश्री ने एक पल उसे देखा और फिर कहा,
कल तैयार रहना यहाँ से जाने के लिए वापस, लेकिन शिमला नहीं, कश्मीर, क्योंकि ऐसे देव तुम्हें पकड़ लेंगे। आद्रिका की आंखों में जयश्री की बात सुनकर चमक आ जाती है। वो अपनी माँ के गले लगकर बोली, आई लव यू माँ। जयश्री ने उसका सिर हिलाते हुए कहा, आई लव यू टू मेरा बेटा। कुछ देर बाद जयश्री वहाँ से चली जाती है और आद्रिका खुशी खुशी अपने बेड पर लेट जाती है। रात 11 बजे, काव्या का कमरा। काव्या अपने कमरे में बैठी कुछ सोचकर मुस्कुराई जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, आखिरकार मेरी सालों की मेहनत कल रंग लाने वाली है। कल उस देवराज की नहीं बल्कि नहीं करता था। लेकिन 7वें महीने के एंड में काव्या की डिलीवरी हो गई, क्योंकि काव्या का बीपी लेवल स्टेबल नहीं हो रहा था, जिस कारण डॉक्टर को मजबूरन डिलीवरी करनी पड़ी। जूलिया के बचने के चांस 1% ही थे, लेकिन फिर भी वो बच गई और उसी वक्त शिमला में जयश्री की डिलीवरी हुई थी। सब कुछ याद करके काव्या ने खुद से कहा, ये परिवार कितना बड़ा पागल है, किसी और की बेटी को अपनी बेटी बना लिया। इतना बोल वो हंसती और सो गई। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था, लेकिन इस दिन की शुरुआत 3 लोगों के लिए अच्छी नहीं हुई। जयश्री चाहती थी कि वो आद्रिका को सुबह सुबह ही भेज दे, क्योंकि काव्या और उसका प्लान यही था। लेकिन उन पर कड़ी निगरानी होने के कारण आद्रिका महल के बाहर क्या, अपने कमरे के भी बाहर नहीं जा सकी। जयश्री अपने कमरे में परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। तभी कमरे में देवराज आ गया। देवराज को देख एक पल के लिए जयश्री घबरा गई, लेकिन फिर उसने भावों को छुपा लिया। देवराज ने सीधा कहा, आपका भाई और माँ जी सही सलामत वापस अपने शहर इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे आदमी उनकी निगरानी के लिए वहां है। देवराज की बात सुनकर जयश्री चौंक उठी। देवराज ने आगे कहा, और पूरे गांव में हमारे आदमी तैनात हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जयश्री और ज्यादा चौंक गई। देवराज ने फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, श्री, एक बार बताया तो होता, क्या हम आपकी मदद नहीं करते? आप ये देखकर हमसे दूर नहीं गई कि हमने काव्या के साथ रात बिताई। ये देखकर गई थी कि आपको एक रानी होने का फर्ज निभाना है। लेकिन एक बात बताइए श्री, क्या आपने पूरी तरह से रानी का फर्ज निभाया? अगर यहाँ की बागडोर हमने काव्या के हाथों में दे दी तो वो क्या करेगी? ये आप जानती भी हैं। अभी बात सिर्फ गांव की थी जिसे हमने बचा लिया, लेकिन फिर बात पूरे राज्य की आती। इसका दोषी कौन होता? काव्या नहीं बल्कि आप। सभी आपको गलत समझते। जयश्री ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। देवराज ने कहा, खैर आप आद्रिका की मंगनी रोकने का सोचे भी मत, क्योंकि रानी तो यहाँ की वही बनेगी। ये सुनकर जयश्री ने सिर उठाकर कहा,
ये बात आप महाराज बनकर कह रहे हैं या बाप? देवराज उसे असमंजस में देखने लगा। जयश्री ने उसके भावों को समझते हुए कहा, अगर महाराज बनकर कर रहे हैं तो शायद आप ना समझ पाए, लेकिन अगर बाप बनकर कर रहे हैं तो शायद समझ पाएंगे। आदि इस शादी से खुश नहीं है। प्लीज ये मंगनी रोक दीजिए, मैं अपनी बेटी को नाखुश नहीं देख पाऊंगी। उसकी बात सुन देवराज बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जयश्री वहीं सोफे पर बैठ गई। शाम 4 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका को रेडी करने के लिए बाहर से पार्लर की लड़कियां आई थीं। आद्रिका भावहीन चेहरे के साथ बैठी हुई थी। उसे काफी बेचैनी हो रही थी और दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ देवराज भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। तभी उसका फोन बज पड़ा। उसने देखा कि फोन उसके आदमी विनय का है, जो कि अर्णव पर नजर रखे हुए था। देवराज ने फोन झट से उठा लिया तो सामने से विनय की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। प्रणाम महाराज। उसकी ऐसी आवाज सुनकर देवराज घबरा गया। उसने कहा, क्या हुआ विनय, सब ठीक तो है? विनय ने कहा, महाराज हमें माफ करिएगा, हम आपके आदेश का पालन नहीं कर पाए, वो छोरा भाग गया। ये सुनते ही देवराज के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने फोन काट दिया और अजय को फोन लगा दिया। अजय ने भी झट से फोन उठा लिया। देवराज ने कहा, तैयार रहो। देवराज फोन काट देता है। देवराज मन ही मन बोला, स्वागतम। 2 घंटों बाद महल में गेस्ट आने शुरू हो चुके थे। देवराज और जयश्री सभी का स्वागत कर रहे थे। वहीं काव्या गुस्से से आग बबूला हुई पड़ी थी। कुछ ही देर में वहां अंश और उसका परिवार आ गया। अंश ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्राउन पैंट पहनी हुई थी। काफी हैंडसम लग रहा था। थोड़ी देर में आद्रिका भी आ गई। आद्रिका ने गोल्डन कलर का हेवी लहंगा पहना था, वो भी हेवी ज्वेलरी के साथ। सभी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आज आद्रिका चांद से उतरी अप्सरा ही लग रही थी, लेकिन फिर भी एक कमी थी और वो थी उसकी मुस्कान। उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी। आद्रिका को अंश के बगल में खड़ा कर दिया गया। पंडित जी ने कहा, महाराज मुहूर्त हो चुका है। देवराज ने जयश्री से कुछ इशारा किया। जयश्री मंदिर में चली गई। उसने सामने महादेव की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर कहा, सब आपके भरोसे है शिव जी। फिर वो वहां से अंगूठियों की थाल उठाती है और हॉल की तरफ बढ़ जाती है। हॉल में आकर वो जैसे ही अंगूठियों का थाल वहां खड़ी साधना को देती है, काव्या आगे बढ़कर नीचे से थाल उछाल देती है। धड़ाम की आवाज के साथ थाल नीचे गिर जाती है और अंगूठियां भी। सभी हैरानी से काव्या को देख रहे होते हैं। काव्या ने गुस्से से चीख कर कहा, ये मंगनी नहीं हो सकती। देवराज, आप हमें धोखा दे रहे हैं। पहले मेरा इस्तेमाल किया, फिर मेरी बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिर में मान गए। लेकिन अब रानी की गद्दी पर बैठने का हक सिर्फ आंचल का है। अरे जयश्री तो आज तक यहाँ नहीं रही और ना ही उसकी बेटी। आद्रिका को क्या पता होगा यहाँ के नियम, यहाँ के कानून के बारे में। आद्रिका से अच्छी रानी मेरी बेटी साबित होगी। तभी देवराज ने कहा, लेकिन काव्या वो तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। काव्या ने फिर चिल्लाकर कहा, महाराज मुकरिए नहीं, हमारे पास सबूत हैं उस रात के। देवराज ने फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, और मेरे पास ये डीएनए रिपोर्ट। ये सुनते ही काव्या सक पका गई। उसकी बोलती बंद हो गई। उसे ऐसे देख देवराज ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ काव्या, बोलती क्यों बंद हो गई? फिर वहां खड़े लोगों से, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं यहाँ एक कन्फेशन करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि काव्या मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी तन से भी मन से भी जयश्री है, और आंचल बायोलॉजिकली मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बेटी से कम भी नहीं है। सभी देवराज की बात सुन सारा मामला समझ गए, और वहीं आंचल ये सब सुनकर सुन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि असल में सच क्या है। उसे आज अपने आप से घिन आ रही थी कि वो किसी और की नाजायज औलाद है, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया। उसने सोचा नहीं था कि उसकी माँ इतनी बड़ी लालची औरत होगी। तभी देवराज ने काव्या के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। काव्या सुन्न रह गई। देवराज ने कहा, मैं औरतों पर कभी हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे किसी औरत की होनी चाहिए। पहला थप्पड़ मेरे साथ इतना घटिया खेल खेलने के लिए। और फिर उसने एक दूसरा थप्पड़ जड़ दिया।
देवराज ने कहा, दूसरा थप्पड़ मेरे परिवार को बिखेरने के लिए। फिर एक और थप्पड़ जड़ दिया। देवराज ने कहा, तीसरा थप्पड़ मेरी पत्नी को बेबस करने के लिए। देवराज ने चौथा थप्पड़ जड़ते हुए कहा, आखिरी और चौथा थप्पड़ मेरी बेटी आंचल को गलत राह पर भेजने के लिए। फिर देवराज ने अपने किसी आदमी को कुछ इशारा किया तो एक आदमी काव्या को वहां से उठाकर ले गया। देवराज फिर आंचल के पास गया। उसने आंचल का सिर सहलाकर कहा, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आद्रिका है मेरे लिए वैसे ही तुम हो। आंचल बिना कुछ कहे देवराज के सीने से लग गई। तभी साधना ने कहा, मंगनी की रस्म शुरू करें? देवराज ने सिर हिला दिया। रस्म शुरू हुई। जैसे ही आद्रिका अंश को अंगूठी पहनाने लगी, उसकी धड़कनें बढ़ गईं। उसके हाथ कांपने लगे और तभी वहां एक आवाज गूंजी, रुको! ये आवाज आद्रिका के लिए बिल्कुल भी अनजानी नहीं थी। उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, उसके आंखों में आंसू थे। आद्रिका ने मेन गेट की तरफ नजर उठाई तो वहां जख्मी हालत में अर्णव खड़ा था। उसने अंगूठी वहीं छोड़ी और दौड़कर जाकर अर्णव के सीने से लग जाती है। अर्णव ने भी उसे कसकर बाहों में भींच लिया। सभी अर्णव को देख हैरान थे। देवराज के होठों पर एक लंबी मुस्कान थी। अर्णव ने आद्रिका को खुद से दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर उसका माथा चूम लिया। अर्णव ने फिर आद्रिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे किया और देवराज से कहा, लीजिए महाराज, आ गया मैं। अब आपको आद्रिका की शादी मुझसे ही करानी होगी। ये सुनकर देवराज ने कहा, तो रोक कौन रहा है? आद्रिका तो पहले दिन से ही तुम्हारी है। ये सुनकर सभी असमंजस में उसे देखने लगे। देवराज ने हंसकर कहा, इतना आसान नहीं है राजघराने की लड़की से ब्याह करना अर्णव सिंह शेखावत। प्यार किया है तो मुश्किलों का तो सामना करना ही पड़ता है। और मैं भी तो देखना चाहता था किस हद तक जा सकते हो तुम मेरी बेटी को पाने के लिए। आखिरकार बाप हूँ मैं, मेरी खुशी तो उसी में होगी जिसमें मेरी बेटी की खुशी हो। ये सुनकर अर्णव हैरान रह गया। देवराज ने जयश्री से कहा, कोई प्रॉब्लम है आपको महारानी साहिब? जयश्री ने ना में सिर हिला दिया। देवराज ने फिर अर्णव से कहा, देखो भाई, यहाँ के राजा बनने जा रहे हो तो ढंग के कपड़े पहन कर आओ। देवराज अर्णव को एक नौकर के साथ भेज देता है। देवराज फिर आद्रिका को अपने पास बुलाता है। देवराज उसके सर पर हाथ रखकर बोला, अब तो खुश है ना? आद्रिका बिना कुछ बोले देवराज के सीने से लग जाती है और कहती है, शुक्रिया पापा। पापा सुनकर देवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे सीने से लगते देख उसके दिल को ठंडक मिल जाती है। फिर वो आद्रिका को खुद से दूर करता है और आंचल के पास जाकर उससे बोला, आंचल, अंश से हमने आपका रिश्ता पक्का कर दिया है। उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत है? आंचल एक नजर खुश होती हुई आद्रिका पर डालती है और फिर बोलती है, जैसा आप चाहें बाबा। ये सुनकर देवराज खुश हो गया। फिर कुछ ही देर में अर्णव आ गया। पहले आद्रिका अर्णव की मंगनी हुई और फिर आंचल और अंश की। सभी खुश हो जाते हैं। आद्रिका को अर्णव मिल जाता है और अर्णव को आद्रिका। आंचल ने भी सिर्फ इसलिए अंश के लिए हाँ कहा क्योंकि अब वो अपनी माँ की तरह किन्हीं दो लोगों के बीच नहीं आना चाहती थी। अब सब खुश थे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।